So we were discussing कि मटेरियल सब्सटेंसेस का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एटम होता है। एंड अब हमको एटम का स्ट्रक्चर देखना है कि एटम क्या चीज होती है। ठीक है, सो चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल सी द लेसन इनसाइड द एटम। चलो, लेसन ये कहता है स्क्रीन पर सबको लेसन दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेसन स्टार्ट करने के पहले हमको Yes, ma'am. 2-3 क्वेश्चन आते हैं। दैट what is mean by matter, what is an atom and what is the smallest unit of matter। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे के सारे मैटर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स से बनते हैं एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनसे भी छोटे एटम्स से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए एटम इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके रखो दैट एटम is the smallest unit of matter and it is also the smallest particle of an element which remains retained in the chemical identity in all the physical and chemical changes। एटम ही वो यूनिट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग भी लेता है एंड वही उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी शो करता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो कुछ एक सब्सटेंसेस के नाम देखते हैं एंड उनके अंदर टाइप ऑफ मैटर कैसा होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में मैटर के टाइप पढ़े होंगे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के फॉर्म में पढ़ाया आपने। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो चलो उसको देखते हैं। सब्सटेंस का नाम वाटर। वाटर का जो साइंटिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, रिया आपका फोन म्यूट नहीं है बेटा, उसको म्यूट करो। रिया नंदन सर, वाटर का फॉर्मूला H2O। ठीक है, वाटर जो है ये एक मॉलिक्यूल है। ओके, इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के एटम को लिखते हैं H, ऑक्सीजन के एटम को लिखते हैं O। दो अलग अलग टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए वाटर जो है ये कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, ठीक, वाटर इज कंपाउंड। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन फॉर्मूला O2। ऑक्सीजन में एक ही टाइप के दो एटम जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो एक मॉलिक्यूल है। सिंगल टाइप ऑफ एटम है, इसीलिए वो एलिमेंट है। आ रही है चीज समझ में? इसी तरह से हीलियम, हीलियम एक गैस है, एटम है, सिंगल टाइप का एटम है और इसीलिए ये एलिमेंट कहलाता है। देन अब इसके आगे से अपने को टिक करना है। आप स्क्रीन पर देखते जाओ और साथ ही साथ अपने टेक्स्ट बुक में भी उसको टिक करते जाओ। मैं यहाँ से आपको टिक करके बताते जा रही हूँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो एटम है। सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो दो एटम के फॉर्म में रहती है, वो अलग अलग नहीं रह सकती, इसलिए हाइड्रोजन जो है दैट इज मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है। हाइड्रोजन के अंदर भी सिंगल टाइप के एटम होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप टिक करेंगे। एक ही टाइप के एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर, इसीलिए वो एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन में यहाँ 3 जगह पर टिक करने हैं। ये पहला वाला जो है दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर टिक मत करना, मैं उसको क्रॉस कर देती हूँ। चलो
आगे बढ़ू। नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अब अमोनिया जो है ये एटम नहीं है, दिस इज अगेन मॉलिक्यूल। टिक करो इसको, अमोनिया इज मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर एक ही टाइप का एटम नहीं है। कैसे एटम्स हैं? अलग अलग एटम है। तो मेरे ख्याल से ये वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पर टिक करना है अमोनिया के लिए। एंड एक से ज्यादा अलग अलग टाइप का एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसलिए ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? हाँ, आ रही है सबको समझ में? ठीक। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। फॉर्मूला लिखा है N2। देखो नाइट्रोजन लिखने में सिर्फ N लिखा हुआ है ना, कोई दूसरा लेटर लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है इसके साथ कोई दूसरा एटम जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल तो है ही, लेकिन सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल है और इसीलिए ये एलिमेंट है। ठीक है। Likewise, next is methane. मीथेन का फॉर्मूला CH4। मीथेन में दो तरह के एटम लगे हुए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड इसीलिए इट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो है लेकिन डिफरेंट एटम्स के साथ वाला मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये एलिमेंट ना होके कंपाउंड है। ठीक। आर्गन। आर्गन सिंगल एटम है आर्गन। नियॉन दोनों ही सिंगल एटम है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसीलिए ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है। ठीक हो गया। लास्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज सॉरी, ये रॉन्ग है, क्लोरीन में नहीं करना है ये चीज। क्लोरीन एटम नहीं है, क्लोरीन अगेन मॉलिक्यूल है, ये क्रॉस किया है मैंने, ये नहीं है। क्लोरीन इज मॉलिक्यूल, सिंगल टाइप ऑफ एटम इसके अंदर लगे हुए हैं, इसीलिए क्लोरीन इज एलिमेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू। चलो, लगभग 6 सेंचुरी पहले, 6 सेंचुरी BC, यानी आज से हजारों साल पहले, इंडिया के एक फिलोसोफर महर्षि कणाद जिनको बोलते थे, महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये चीज बताई कि हम किसी भी मटेरियल को सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड करें तो वो जो इनडिविजिबल पार्टिकल आएगा दैट इज कॉल्ड एज परमाणु। ठीक है ना, जिसको आज हम एटम का नाम देते हैं, एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। ठीक है ना, तो 6th सेंचुरी BC में इंडियन फिलोसोफर, इंडियन साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि सारे ही मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है इसको परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, एंड इसीलिए हम सबसे छोटे मटेरियल को, सबसे छोटे पार्टिकल को कण बोलते हैं ना। कणाद ऋषि के नाम से ही उस कण का शब्द का प्रयोग होना शुरू किया, इसीलिए उन्होंने परमाणु नाम दिया। देखो आज भी हम एटम की हिंदी, एटम शब्द का जो हिंदी है वो परमाणु ही कहते हैं। ठीक, अणु, एंड अणु से भी जो छोटा हो वो परमाणु। ठीक है ना। चलो, अब एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी लगभग 18th सेंचुरी में शुरू हो गई। अब एटम इतने छोटे होते हैं कि आंखों से तो दिखाई नहीं देते, इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी वो हमको दिखाई नहीं देते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम बैक्टीरिया और वायरस तो देख सकते हैं, लेकिन एटम कभी भी देख नहीं सकते, क्योंकि एटम उससे भी बहुत 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 छोटा होता है। इमेजिन करो, एक छोटा सा वायरस हमको आंखों से नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, साधारण माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता। लेकिन उस वायरस की जो बॉडी बनी है, उस वायरस की बॉडी में भी कितने ही एटम्स लगे हुए होते हैं।
उसकी जो आरएनए की बॉडी होती है वो तो एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो इमेजिन करो एटम्स कितने छोटे होंगे, इनको हम देख ही नहीं सकते। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एटम्स के स्ट्रक्चर की थियरी दिया, ठीक है ना। उन्होंने अपने प्रैक्टिकल से, अपने वर्क से ऐसी थियरी बनाई कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन एटम्स की जो थियरी है स्ट्रक्चर की 1803 में सबसे पहले आई थी जॉन डाल्टन की थियरी। अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है क्योंकि पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि एक्चुअली जो एटम होता है ये एक लड्डू के जैसा होता है। बूंदी का लड्डू देखा है ना, तो एटम जो होता है ना वो एक लड्डू के जैसा होता है। एंड उस लड्डू के को हम जैसे और छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ने जाओ तो बूंदी का एक छोटा छोटा सा दाना मिलता है। तो एटम जो होता है ना वो इसी तरह का एक बॉल होता है, सॉलिड बॉल होता है। इसके अंदर और कुछ ज्यादा चीज होती नहीं है। लेकिन ठीक, सो जॉन डाल्टन ने ये कहा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि उस गोल बॉल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम के अंदर ही भरे हुए होते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन अपने एक्सपेरिमेंट से इस थियरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए जॉन डाल्टन की ये जो थियरी थी वो फेल हो गई क्योंकि वो एटम के सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने में असफल रही। इसके बाद आया 1904 में थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमसन की थ्योरी क्या है। ठीक, नाउ थॉमसन की थ्योरी समझने के लिए अपने को प्लम एंड पुडिंग का मॉडल लेना पड़ता है। प्लम एंड पुडिंग का मॉडल लेने के बजाय आप समझो इसको वाटरमेलन से। एक गोल वाटरमेलन आपने देखा है, गोल वाटरमेलन के ऊपर ग्रीन कलर की छाल, उसके और अंदर घुसो तो उसके अंदर लाल लाल फ्लैशी मटेरियल जो हम खाते हैं ना, एंड उस लाल फ्लैशी मटेरियल के अंदर जो काले काले बीज निकलते हैं, जो काले काले सीड होते हैं, ये काले काले सीड बिल्कुल ऐसे लगते हैं ना कि ऐसे अंदर फिक्स जगह पर जमा के रखे हुए हैं, है ना। तो थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल को इसी तरह से एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it. उन्होंने कहा कि ये जो एटम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, गोल स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसा जैसा वाटरमेलन होता है। उस वाटरमेलन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से फिक्स किए हुए होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, एंड उस पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन में होते हैं, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी अपने आप को जमा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, इसीलिए एटम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है एंड देयरफॉर एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। तो इस थ्योरी को मैं हाईलाइट करके देती हूँ। थ्योरी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the positive charge is distributed throughout the atom and negatively charged electron embedded in it. The distributed positive charge is balanced by the negative charged electron and therefore the atom becomes electrically neutral. यहाँ तक सबको समझ में आया थियरी? ठीक है, हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, भूमिका आया समझ में? 31 नंबर कनिका लखवानी, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। चलो, सो थॉमसन का ये मॉडल कुछ हद तक तो एटम के स्ट्रक्चर की बातें कर पाया, लेकिन फिर साइंटिस्ट लोगों को ये चीज समझ में आई कि अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को पास पास में रखो तो उनके अंदर ब्लास्ट हो जाना चाहिए, है ना। प्लम पुडिंग मॉडल में अभी अपने क्या देखा कि
अभी देखो इसमें क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा था ट्रांसपोर्टिंग मॉडल कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ बाजू बाजू में लगे हुए हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज पास पास में रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। दो पॉजिटिव चार्ज एंड दो नेगेटिव चार्ज जो सेम चार्जेस होते हैं उनके अंदर रिपल्शन होता है, ये अपने को पता है, मालूम है ना कि सेम चार्जेस जो होते हैं इनके अंदर रिपल्शन होता है, ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि सेम चार्जेस में तो रिपल्शन होना चाहिए। तो फिर थॉमसन ने ये कैसे कह दिया कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बिखरे होते हैं और उनके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इस तरह से लगा होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो थॉमसन की थियरी थी एटम के मॉडल के सारे की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता होगा। उसके बाद आई रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल थियरी। 1911 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का मॉडल एंड उसके पोस्टुलेट ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया तब तक साइंटिस्ट लोगों को ये मालूम चल गया था कि एटम जो है कुछ एक गोल बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस बॉल के जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। देन पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम प्रोटॉन रखा गया था। याद रखना, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स प्रोटॉन्स कहलाते हैं एंड जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। सो तब तक साइंटिस्ट लोगों को सिर्फ इतना मालूम था कि इस तरह से एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट मींस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनका एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो कहाँ रहते होंगे एटम के अंदर, उस बॉल के अंदर कैसे एडजस्ट होते होंगे, ये थॉमसन की थियरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। 1901 में रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही एक रिवोल्यूशन हुआ, एटम की जो थियरी बनी, एटम का जो कंसेप्ट आया वो आज भी इसी थियरी पर बेस्ड है। हम एटम का जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो आज भी रदरफोर्ड की थियरी को ही ध्यान में रखकर बनाते हैं और उसी से हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड की फॉइल लिया था, सोने की बहुत पतली पट्टी बनवाई, इतनी पतली पट्टी थी कि उसमें इमेजिन किया जाए कि सिर्फ एक एक एटम ही है, इतनी पतली, ठीक है ना। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल बनाई, उस गोल्ड फॉइल को एक रूम में रखा एंड रूम के चारों तरफ पे इस तरह से फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, जो पर्पल कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन चारों तरफ उस गोल्ड फॉइल के सामने रखी। उस गोल्ड फॉइल पर उन्होंने एक ऐसा मशीन लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते थे, ठीक है ना। तो आप समझ लो ना कि उन्होंने एक मशीन रखा जिसके अंदर से पॉजिटिव पार्टिकल्स की बौछार होती थी एंड उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल की इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बौछार करवाई। ये था उसका रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया था, गोल्ड फॉइल लिया था, अल्फा पार्टिकल की बौछार करने वाला, एमिट करने वाला एक मशीन लिया था एंड अल्फा पार्टिकल्स की इस गोल्डन फॉइल पर एमिटिंग कराई थी, उसकी बौछार कराई थी और उसके रिजल्ट को इस तरह से फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर उन्होंने देखा था। तो जैसे इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करते हैं यहाँ से, तो इस स्क्रीन पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमक आती है, ठीक है ना, स्पार्कल्स आते हैं एंड इस स्पार्कल्स की स्टडी से उन्होंने ये देखा कि इस अल्फा पार्टिकल की एमिटिंग के बाद मोस्ट ऑफ द जो स्पार्कल हुआ था ना,
वो इस तरह से यहाँ इतने डायरेक्शन में हुआ। कुछ एक पार्टिकल्स की चमक यहाँ गोल्ड फॉइल के पीछे की तरफ भी दिखाई दी। ठीक है, तो इस बेसिस पर, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर उन्होंने 3 चीजें बताई। इस एक्सपेरिमेंट के 3 रिजल्ट बताए। क्या? सबसे पहला ये कि most of the alpha particles, the large number of alpha particles, they went straight through the foil, सीधे सीधे चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे अपने रास्ते से टर्न हो गए एंड लाखों में से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आए। 3 टाइप के अल्फा पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने स्टडी किया एंड 3 टाइप के अल्फा पार्टिकल्स का नेचर बताया एमिटिंग के बाद। ठीक है ना, तो उसी पर बेस्ड उनकी थियरी आती है। उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, स्ट्रेट चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डेविएट हो गए, अपने रास्ते से टर्न हो गए टकराने के बाद, एंड लाखों में से 1 अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस अपनी जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। तो उन्होंने इन तीनों अल्फा पार्टिकल्स के निकलने पर एटम की स्ट्रक्चर की 3 थियरी दी। देन सबसे पहला ये उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे स्ट्रेट इसीलिए निकल गए क्योंकि जो एटम है, इस एटम का गोल स्ट्रक्चर है। इस गोल स्ट्रक्चर में एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट खाली है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि एटम एक्चुअली एक स्फेरिकल बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है एंड उस बॉल जैसे स्ट्रक्चर में जो बीच का भाग है, मोस्ट ऑफ द भाग उसका बीच का खाली है। इसीलिए उस खाली भाग में कोई टकराट हुई नहीं एंड इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए। देन दूसरा, कुछ एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से टकराने के बाद रास्ता बदल के, डायरेक्शन बदल के चले गए। इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि हो ना हो कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स जो अपने रास्ते से भटक गए, टकराने के बाद उन्होंने अपना रास्ता इसीलिए चेंज कर लिया कि उन अल्फा पार्टिकल्स को एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं किसी चीज से टक्कर हुई होगी। उन्होंने ये कहा कि एटम के सेंटर में एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एटम का न्यूक्लियस। जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम के सेंटर में भी एक न्यूक्लियस होता है एंड इसीलिए उन्होंने ये कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो टकराने के बाद टर्न हो गए ना, वो पक्का एटम के न्यूक्लियस से टकराए होंगे एंड टकराने के बाद रास्ता बदलकर चले गए। ठीक। तीसरी चीज, कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स टकराकर वापस आ गए एंड वापस आ गए उन अल्फा पार्टिकल्स के लिए रदरफोर्ड ने ऐसा कहा कि ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस के सेंटर से टकराए होंगे एंड न्यूक्लियस के अंदर हो ना हो कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज है, एटम के न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिसके कारण कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास तक गए वो वहां से टकराने के कारण पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होने के कारण वहां से वापस आ गए, सेंटर से टकराने के बाद वापस आ गए। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड उसके हिसाब से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। देखो डायग्राम दिया है, यहाँ से फिर से आपको एक्सप्लेन करती हुई चीज नहीं समझ में आई तो व्हाट ही सेड कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है। इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसका जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है एंड उस सेंटर के अंदर एटम का पूरा मास होता है, पूरा का पूरा वजन उस सेंटर के अंदर होता है, उस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। देन इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भरे हुए होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ हमारे सोलर सिस्टम के जैसा है। हमारा सोलर सिस्टम एक पूरा बहुत बड़ा एक बॉल कंसीडर करो, इमेजिन करो हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा बॉल, ठीक है ना। उसका सेंटर क्या है? सन। सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम ना, ठीक है। सो जैसे सन उसका सेंटर है एंड उस सन के चारों तरफ उसके 8 प्लैनेट गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं ना, ठीक है ना। एटम का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। सोलर सिस्टम तो बहुत बड़ा हो गया एंड एटम उसके कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा। लेकिन स्ट्रक्चर समझना हो तो वैसे ही, एटम इज अ स्फेरिकल बॉडी, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज वेकेंट। इसके इनसाइड का बहुत सारा जगह जो है वो खाली है। सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एटम का पूरा वेट, उसका का पूरा मास होता है एंड एटम के न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से भरा हुआ होता है, प्रोटॉन से भरा हुआ होता है। देन एंड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इस स्ट्रक्चर से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को भी इसीलिए प्रूव किया। उन्होंने क्या कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, इसका मतलब ये कि सारे के सारे मोस्ट ऑफ द जो अल्फा रेज थी वो देखो ऐसे सीधी चली गई, क्योंकि उनकी टक्कर कहीं किसी चीज से हुई नहीं है, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने कहा कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो इस तरह से न्यूक्लियस के पास में से गुजरे होंगे, इसलिए न्यूक्लियस से टकराने के बाद पास से गुजरने के कारण उनका रास्ता बदल गया। कारण कि अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होने के कारण मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। न्यूक्लियस से टकराने के कारण, न्यूक्लियस के पास से गुजरने के कारण कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, डेविएशन कर लिया एंड हजारों में एक अल्फा पार्टिकल जो एग्जैक्टली न्यूक्लियस से टकराया होगा, यहाँ से आने वाला, ये एक पार्टिकल न्यूक्लियस से ही टकराया, इसीलिए वो वापस चला गया। देन सो ये है एटम के स्ट्रक्चर की थियरी एंड ये है एक्चुअली इनसाइड द एटम, ठीक है। तो एटम का ये बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखो, हो गया। अब ये जो रदरफोर्ड का 10 मिनट का टाइम बाकी है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक था। कोई बता सकता है, किसी को ख्याल में आ रहा है क्या ड्रॉबैक होना चाहिए उसका? मैं आपको बताती हूँ। रदरफोर्ड ने ये कहा सारी चीजें सही है उसके एटॉमिक मॉडल की, एक स्फेरिकल बॉडी होती है एटम की, ठीक है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक। और मैंने क्या कहा, इट इज जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा गोल सोलर सिस्टम है, इसका सेंटर सन है एंड उस सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। इस मॉडल में एंड सोलर सिस्टम के मॉडल में फर्क क्या है? सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं वो सारे के सारे अपने फिक्स रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं, किसी के साथ टकराते हैं क्या? क्या आज हमारे अर्थ की टक्कर मार्स के साथ होने वाली है? ऐसा होता है? ऐसा होता है कि प्लैनेट एक दूसरे के साथ टकरा गए हों? ऐसा कभी नहीं होता ना। एंड ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं ये अपने अपने रास्ते में अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, है ना, अपने अपने रास्ते में ही गोल गोल घूमते रहते हैं ना, इसीलिए कभी भी एक दूसरे के साथ भी नहीं टकराते हैं एंड कभी भी सन के साथ जाके भी नहीं गिर जाते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल भी ये चीज बताने में फेल हो गया। रदरफोर्ड के मॉडल बनाने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने उनको सवाल किया कि भैया अगर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में है एंड इलेक्ट्रॉन को आपने खुला छोड़ दिया है और आप बोल रहे हो ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री अगर इधर से घूमते रहेंगे तो ये तो एक दूसरे से टकराने लगेंगे ना। एंड अगर इसी तरह से गोल गोल घूमते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है
उसकी वजह से ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम ब्लास्ट हो जाएगा, एटम पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस चीज को बोहर नाम के साइंटिस्ट ने थोड़ा सा करेक्शन किया। रदरफोर्ड का मॉडल सही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन समझाया किसने? बोहर ने। बोहर नाम के साइंटिस्ट ने एटॉमिक ऑर्बिट बताया, ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल बताया। 1913 में इसको थोड़ा सा करेक्शन करके दिया। एंड उस करेक्शन में उन्होंने बोला, जैसा रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह बताने में एक्सप्लेन करने में असफल रहे थे, बोहर ने इस चीज को क्लियर किया। व्हाट ही सेड कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऐसे ही नहीं घूमते रहते। एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पर गोल गोल कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। देन अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में ही ये चक्कर लगाते रहते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। वो अपने पर्टिकुलर पाथ में गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। एंड when an electron jumps from inner orbit to an outer orbit, it absorbs energy, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, लेकिन छोटे ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है ऑर्बिट, उस ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है। न्यूक्लियस के बाहर जैसे जैसे जाते हैं ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। एंड इसीलिए एटम्स जो होते हैं ये अपने अपने एनर्जी के हिसाब से अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में भी वैसे ही है ना। सन के सबसे पास में मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, है ना। इस तरह से ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में एटम के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक थ्योरी, ठीक। मैंने आज आपको तीनों ही थ्योरी बता दी। तो यहाँ तक बताने में किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो।